हेलो डियर, वेलकम करता हूं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। वीडियो नंबर है 18वां और आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। सेकेंड ईयर के हैं तो आप लोग डियर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वीडियो नंबर 18वां जीएनएम सेकेंड ईयर। ओके, सीमी देखिए, आपसे प्रश्न पूछेगा वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में बताइए, कृमि संक्रमण के बारे में बताइए। ठीक है, तो खासकर ये बच्चे में होता है, पेट में जो कीड़ा हो जाता है उसी को हम लोग कृमि संक्रमण कहते हैं। इनके प्रकार, लक्षण, उपचार, बचाव सब चीज़ बताना है। 5 या 10 नंबर में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। वर्म होता क्या है माय डियर? वर्म जो होता है आप लोग समझिएगा, ठीक है। वर्म व्यक्तिगत और वातावरणीय स्वच्छता तथा जन स्वास्थ्य के सुधार द्वारा इनको आप रोक सकते हैं। और अगर आपको इनमें ही गड़बड़ हुई होता है तो जो है यह वर्म इन्फेस्टेशन होता है। गर्म जलवायु प्रदेशों में कृमि संक्रमण आम बात है। यहाँ पे कह रहा है कि जो गर्म प्रदेश है, जैसे हमारा इंडिया, मतलब देखते होइएगा कहीं कहीं भीषण होता है, तो मतलब इंडिया में भी ये आम बात होता है, बच्चे में कृमि होगा ना, ठीक है ना। तो गर्म जलवायु प्रदेशों में कृमि संक्रमण आम बात है, कॉमन सी बातें हैं। ये शरीर में प्रवेश कर विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न करता है। अब ऐसा नहीं है कि कृमि आपके बॉडी में पहुंचता है तो कृमि जन्म ले लिया बॉडी में तो बस हो गया, इसका इतना ही काम है, नहीं। कृमि होने के बाद आपके शरीर में पहुंचकर यह विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है, जैसे उल्टी होना, पेट में दर्द करना, ठीक है, पेट फूलना, समझ गए, भोजन न लगना। तो ये सब तमाम ऐसे काम करने लगता है, समझ गए। तो यही कहता है कि यह शरीर में प्रवेश कर विभिन्न प्रकार की व्याधियां जो है उत्पन्न करती है, समझ गए। चलिए, ये व्यक्तिगत और पर्यावरणीय यानी वातावरणीय स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करके आप इनको रोक सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कारण, लक्षण सब चीज़ देखेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। संक्रमण का तरीका, यह कृमि संक्रमण कैसे फैलता है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। कृमि संक्रमण जो है, कृमियाँ जो है संक्रामक अवस्था में निम्न प्रकार से शरीर में प्रवेश कर सकता है, जैसे मल, दूषित पदार्थों के ग्रहण करना, समझ गए, मल द्वारा, या फिर कुछ आप दूषित भोजन ले रहे हैं, दूषित पदार्थ के आप खा रहे हैं, यानी ओरल फीकल दोनों के माध्यम से जो है ये फैलता है। मल और दूषित पदार्थों के ग्रहण करने से। यह त्वचा के द्वारा, त्वचा को भेद कर भी शरीर में प्रवेश कर जाता है। मध्यवर्ती होस्ट के अंतर्ग्रहण द्वारा, कुछ ऐसे मीडिएटर है जिसको जो है आपको उसका ग्रहण करते हैं तो उससे भी होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिसको खाने से भी कृमि होता है, तो वही मध्यवर्ती होस्ट होता है, समझ गए। तो ये कुछ तरीका है, जैसे देखते होइएगा कि बच्चा जो है चौक, डस्टर, मिट्टी खाता है तो उससे भी कृमि होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना है। तो ये तो हो गया फैलने का तरीका, इन तरीक़ों से फैलता है, बट हमको इसको अलग अलग प्रकार में जो है देखना है। अब कृमि के प्रकार अलग अलग है, जिसको चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, समझ गए। अभी तो झलकी था कि कृमि से जो है क्या होता है, कृमि कैसे बॉडी में जाता है, अभी तो ये देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे कृमि के प्रकार और सभी प्रकार का लक्षण, निदान सब चीज़ देखेंगे, प्रकार टाइप वाइज, समझ गए। तो पहला जो टाइप है वह है गोल कृमि एस्केरियासिस। एस्केरियासिस का मतलब है गोल कृमि। यह आंतरीय मतलब आंत परजीवी में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाता है। गोल परजीवी कृमि जो होता है, एस्केरियासिस जो होता है, यह एस्केरियस जो है लेम्बॉयड लेम्बॉयड, समझ गए ना, लंबिक्वाइड्स, एस्केरियस लंबिक्वाइड्स नामक कृमि के संक्रमण से होता है, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होती है। आपको ये समझना पड़ेगा माय डियर कि गोल कृमि जो होता है यह सबसे ज़्यादा आंत में संक्रमण पाया जाता है, परजीवी इसका। और यह जो है एस्केसिस, समझ गए, यह एस्केरिस लंबिक्वाइड्स नामक कृमि संक्रमण से होता है। कौन? एस्केरियासिस, समझ गए। तो याद रखना है, गोल कृमि किससे फैलता है, तो एस्केरियासिस लंबिक्वाइड्स से फैलता है, समझ गए। यह जो है 20 से 40 सेंटीमीटर तक हो सकता है। संक्रमण की बात किया जाए तो यह संक्रमित हाथ, खिलौना, कच्चा भोजन, खुले में मल त्यागना, ओरल फीकल मार्ग से फैलता है। देखिए, कृमि जो फैलने का तरीका है ना, तो यह फैलने की तरीका आप अगर एक जगह ध्यान में रख लेते हैं तो आपको जो है यह सभी जगह फैलने का तरीका में सेम होगा। भले कृमि का अलग अलग प्रकार है, लेकिन फैलने के, संक्रमण के फैलने के तरीका में अगर ये सब लिख दीजिएगा, सब में सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कृमि ज़्यादातर संक्रमित हाथ, खिलौना से, कच्चा भोजन खाने से,
खुले में मल त्यागने से ओरल फीकल माध्यम द्वारा भी यह फैलता है। और ये सब में लिख दीजिएगा, सभी प्रकार में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका डायग्नोसिस, एस्केरियासिस, गोल कृमि का जो है निदान क्या होगा माय डियर? तो गोल कृमि का जो निदान है वह होगा कि मल की जांच किया जाता है, समझ गए? मल का जांच होता है। मल परीक्षण में ओवम और सिस्ट मतलब अंडे और पुटिकाओं की जांच किया जाता है। देखा जाता है कि कृमि का कितना अंडा और पुटिका दे रहा है, समझ गए? मल में सर्पिलाकार जंतुओं की उपस्थिति देखा जाता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि बच्चा मल त्यागता है तो उसमें कीड़ा टाइप से वाइट उजला उजला आपको दिख जाएगा, तो वो उस आप खुद देखकर भी समझ सकते हैं, जांच सकते हैं कि हाँ इसके कीड़ा है। और मल का भी जांच करवा के आप उसमें सिस्ट और पुटिका का भी जांच कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में मल का ही जांच होता है। ओके, लक्षण क्या होगा? आपको पता है कि कृमि है पेट में, तो लक्षण भी लगभग सब में एक जैसे ही होगा, समझ गए? तो आपको फैलने का माध्यम और लक्षण सब में एक जैसे लिखना है। बस चेंज ये होगा कि जो जैसे अलग अलग, जैसे अभी हम गोल कृमि देख रहे हैं तो गोल कृमि 20 से 40 सेंटीमीटर होगा, समझ गए? यह एस्केरियासिस लंबिक्वाइड्स के द्वारा संक्रमण होता है, समझ गए? तो बस जो परिभाषा है वो चेंज होगा, बाकी लक्षण फैलने का माध्यम सब में एक ही होगा। ओके, कोई भी गोल कृमि हो, पेट में जाने के बाद पेट को बड़ा करने लगता है, पेट में दर्द होता है, वजन में कमी होता है, भूख नहीं लगता है, वृद्धि रुक जाता है, एनीमिया होने लगता है, पाइका जैसे पदार्थ, मिट्टी, चौक, खड़िया, ये सब खाने का इच्छा होने लगता है, अनिंद्रा आने लगता है, चिड़चिड़ापन, खुजली होने लगता है, डायरिया हो सकता है, समझ गए? कभी कभी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कर देता है ज़्यादा संक्रमण में। तो सब में ये चीज़ें लिख दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब में आपको ध्यान याद करना है। अब इसका उपचार क्या है? तो माय डियर, उपचार वही है, मेबेंडाजोल सुबह शाम 3 दिन तक दिया जाता है, 100 मिलीग्राम, ठीक है? मेबेंडाजोल, ठीक है? मेट्रोनिडाजोल, ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। अल्बेंडाजोल, ये सब जोल जो है यह कृमि संक्रमण के लिए ही होता है। पिपराजिन साइट्रेट 2 ग्राम 10 किलो भार तक, 3 ग्राम 10 से 20 किलो भार तक, 4 ग्राम 20 किलो भार से अधिक बच्चे में दिया जाता है। तो पिपराजिन साइट्रेट याद रखिएगा कि अगर 2 ग्राम दिया जाएगा 10 किलो भार तक, 3 ग्राम दिया जाएगा 10 से 20 किलो तक, 4 ग्राम दिया जाएगा 20 किलो से ऊपर के बच्चे को, समझ गए? पिपराजिन साइट्रेट याद रखिएगा। तीसरा है टेट्रामीजोल है, देख लीजिए, टेट्रामीजोल है। टेट्रामीजोल की एक खुराक दिया जाता है, समझ गए? ध्यान में रखना है। सूचीकृत, अब हम लोग यहाँ पे उपचार पढ़ लिए। उपचार में गोल कृमि का ये याद रखना है, मेबेंडाजोल, पिपराजिन साइट्रेट और टेट्रामीजोल, ये 3 याद रखिएगा उपचार में। ओके, पहला हो गया खत्म। दूसरा है, कहता है पिन वर्म या इसी को थ्रीड वर्म, जिसको हम लोग धागा कृमि या सूची कृमि कहते हैं। पिन वर्म याद रखिएगा, या पिन वर्म को ही थ्रीड वर्म या देख लीजिए इंट्रोबियासिस वर्मिकुलेरेसिस कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान देने के लिए ये सब रखिएगा कि हाँ पिन वर्म को ही थ्रीड वर्म और इंट्रोबियासिस वर्मिकुलेरिस कहते हैं। बाकी आप पिन वर्म साधारण याद रखिए, जिसको सूची वर्म या धागा कृमि कहते हैं। ओके, चलिए, यह छोटे बच्चों में टोडलर्स में अधिकांशतः पाया जाता है। अब जो पिन वर्म होता है, सूची या धागा कृमि, या छोटे बच्चे या टोडलर्स किसे कहते हैं? 1 से लेकर 3 साल के बच्चे को टोडलर्स कहते हैं, पता है ना? तो टोडलर्स में अधिकांशतः पाया जाता है। पिन कृमि सफ़ेद रंग की पिन के आकार की, मतलब छोटे छोटे पिन की आकार की होती है, छोटे छोटे सफ़ेद कलर में, समझ गए? जो मल में आपको दिख जाता है आराम से। ओके, यह 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह निम्न आंत में, मतलब आंत के निचले वाले भाग में रहता है, जहां से अंडे त्यागने के लिए सामान्यतः यह रात में गुदा से बाहर आता है, समझ गए? तो जो बच्चा, इसीलिए कहता है कि बच्चे को खुला जो है पैंट हमेशा पहना कर रखे, क्योंकि बच्चा अपने हाथ को जो है मल द्वार पर भी ले जाएगा। जब खुजली मान के उसको कीड़ा रहेगा और वह कीड़ा बाहर निकलता है रात में अंडे त्यागने के लिए, तो वह बाहर निकलेगा, खुजलाएगा, बच्चा वहाँ पे खुजलाएगा हाथ से, और फिर हाथ तो धोगा नहीं, फिर वह अपने हाथ को मुंह के आसपास भी ले जाएगा, हो सकता है मुंह में भी ले जाएगा, और फिर जो है वही संक्रमण फिर से फैलेगा मुंह के माध्यम से भी। तो इसलिए कहता है कि जो पिन वर्म या थ्रीड वर्म है, यह पिन के आकार का सफ़ेद कलर के कृमि होता है, जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबी होता है। यह आंत के निम्न भाग में, नीचे वाले भाग में जो है निवास करता है, जहाँ से
सामान्य जो है वह गुदा से बाहर, एनस से बाहर निकलता है अंडे त्यागने के लिए, ठीक है। बाकी प्रसार की माध्यम है तो वही चीज़ें हैं, खिलौना से, संक्रमित, टॉयलेट सीट, गंदे कपड़े इत्यादि, भोजन माध्यम, सब चीज़ से, गंदे हाथों से, कोई सब चीज़ से जो है ये फैलता है, समझ गए। फैलने के माध्यम भी सेम है, लक्षण भी सेम है। मल द्वार के आसपास खुजली होगा, भूख नहीं लगेगा। गुदा के पास तथा मल के पास जो है कृमि दिख सकता है, पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगा। सब चीज़ें वही है, बस जो चीज़ें नया है उसको ऐड कर लीजिएगा, हो गया ना। निदान की बात किया जाए तो यहाँ भी मल स्टूल का एग्जामिनेशन किया जाता है। उपचार की बात किया जाए तो उपचार में बच्चे के साथ परिवार के सभी सदस्यों का उपचार पैरेंटल पामोएट द्वारा किया जाता है, समझ गए। बच्चे के साथ परिवार के सभी सदस्यों का उपचार पायरेंटल पामोएट द्वारा किया जाता है, ओके। पिपराजिन साइट्रेट व मेबेंडाजोल का उपयोग भी यहाँ पे किया जाता है, पता है। तो ये हो गया इसका उपचार, समझ गए। उपचार में भी लगभग सेम है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है अंकुश कृमि या इसी को हुक वर्म कहते हैं, एनसाइक्लोएस्टोमा या इसी को हुक वर्म कहते हैं। पहला था एस्करियासिस गोल कृमि, दूसरा था पिन वर्म, ठीक है, तीसरा था हुक वर्म। ये तीनों को याद रखना है, 3 प्रकार, ओके। चलिए, अंकुश कृमि या हुक वर्म यह एनसाइलोटोमा ड्यूडेनल कृमि द्वारा होने वाला जंतु बाधा है। तो आपको पता होना चाहिए जो हुक वर्म है यह जो है एनसाइलो, ठीक है ना, एनसाइलोएस्टोमा ड्यूडेनल कृमि द्वारा होने वाला जंतु बाधा है, यानी संक्रमण है, ओके। याद रखिएगा हुक वर्म। प्रसार देख लीजिए यहाँ पे, यह कैसे फैलेगा। यह लार्वा ग्रामीण व गंदी बस्तियों से अधिक फैलता है, जहाँ बच्चे खुले खेतों में रहते हैं। यह लार्वा नंगे पैरों की त्वचा के रोम रंध्र हेयर फॉलिकल द्वारा प्रवेश करते हैं। एक क्या होता है, जो हुक वर्म होता है ना, तो यह जो है आपके खुले पैर रोम या बॉडी में जो रोम जो रोआ होता है उसके छिद्र से यह हुक वर्म प्रवेश करता है बॉडी में, ठीक है। और यह प्रवेश तो करता है, समझ गए चीज़ों को। और यह कहाँ प्रवेश कर रहता है, तो गंदे बस्तियों में, खुले बस्तियों में, जहाँ पे बहुत सारे गंदगी रहता है वहाँ पे ये रहता है। और वहाँ पे अगर बच्चा अपना रहेगा, खेलेगा, या फिर गंदे इलाका में किसी का घर है तो वहाँ पे वह बच्चे खुले पैर रहेगा या नंगे रहेगा, तो जो है यह त्वचा के माध्यम से, हेयर फॉलिकल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, ओके। लक्षण यही है कि निरंतर बढ़ा हुआ एनीमिया, एनोरेक्सिया, भूख न लगना, कुपोषण होना, वजन में कमी, वृद्धि, एपिगैस्ट्रिक पेन, वही पेट में दर्द भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लीजिए पाइका, अप्राकृतिक पदार्थों का जो है भक्षण करना। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि कृमि संक्रमण से जो होने वाला लक्षण है ना, सब में लक्षण जो है लगभग समान है। अगर कुछ न जानिएगा तो भूख न लगना, उल्टी होना, पेट का आकार बढ़ना, समझ गए, वृद्धि रुक जाना, समझ गए ना, इरिटेट होना, चिड़चिड़ापन उसी को कहते हैं, समझ गए। ये सब जरूर लिख दीजिएगा। और यही जो है आपका क्या हो जाएगा, कृमि से होने वाला संक्रमण। आप नॉर्मल समझिए ना कि बच्चे को अगर कृमि होता है, कीड़ा होता है पेट में, तो भूख नहीं लगेगा, उसको खाना कम कर देगा। जब खाना कम कर देगा तो उसका जो वृद्धि होना है, वृद्धि कम जाएगा, रुक जाएगा, समझ गए। पेट का आकार वैसे बच्चे में बढ़ने लगता है, समझ गए। वह बच्चा इरिटेट रहेगा, बात बात पर जो है झल्लाएगा, इरिटेट होगा, समझ गए, चिड़चिड़ा करेगा। तो यही सब एक बच्चा में होने लगता है, समझ गए। चलिए, अब रही बात इसके निदान का, तो निदान में मल परीक्षण और रक्त में एसिनोफिलिया का टेस्ट किया जाता है, समझ गए। एसिनोफिलिया का टेस्ट किया जाता है। उपचार वही है एल्कोपार। देखिए अब इसके लिए हुक वर्म के लिए एल्कोपार दिया जाता है। वहाँ पे पिन वर्म और एस्करियासिस के लिए मेबेंडाजोल था, समझ गए, पिपराजिन साइट्रेट था। लेकिन यहाँ पे जो है एल्कापार 2.5 ग्राम 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, 5 ग्राम दिया जाएगा 5 वर्ष से बड़े बच्चों में। तो एल्कोपार याद रखना है। बाकी टेट्रामिजोल यहाँ भी दिया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। टेट्रामिजोल आपके हुक वर्म में, पिन वर्म में भी था, समझ गए। रोकथाम और बचाव। अब हम इसका कृमि का रोकथाम और बचाव कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। खाना खाने से पहले व बाद में एवं शौच जाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। रोकथाम करना है
तो खाना खाने से पहले और बाद में, शौच जाने के बाद में हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। फल एवं सब्जियों को स्वच्छ पानी में धोकर ही उपयोग लेना चाहिए, क्योंकि पहले से फल और सब्जी में लार्वा रहता है मौजूद। बच्चों के डायपर को गीला होने ही बदल देना चाहिए, क्योंकि गीला सामान में कृमि बहुत ज़्यादा क्या होता है, अपना वृद्धि करता है। चौथा है, टॉयलेट सीट पर फर्श को रोगाणु मुक्त रखना चाहिए। जो टॉयलेट होता है उस फर्श को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। बच्चे को मुंह में अंगुली डालने व नाखून चबाने से रोकना चाहिए। समझ गए। बच्चों को टॉयलेट में ही मल त्यागना सिखाना चाहिए, ज़मीन पर नहीं, क्योंकि ज़मीन पर त्यागेगा और उसी ज़मीन पर फिर से आएगा खेलेगा तो वहाँ तो लार्वा होगा ही होगा और वही फिर से प्रवेश करेगा उसके बॉडी में, या मुंह के जरिए या मल के जरिए। तो ये सब चीज़ें रोकथाम करने का तरीका है जिसे हम कृमि होने से बच्चे को रोक सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे टोटल मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है, तो जो डियर इंग्लिश वाले हैं यहाँ पे इंग्लिश में आप लोग समझिएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कृमि 3 प्रकार के होता है। एक होता है एस्केरियासिस, एक होता है एस्केरियासिस, समझ गए। एक होता है आपका पिनवर्म, एक होता है आपका हुकवर्म, और सब में लक्षण वही है, पेट दर्द करना, भूख न लगना, वृद्धि रुक जाना, समझ गए, पेट में वृद्धि होना। तो ये सब चीज़ें याद रख, उल्टी होना, ये सब चीज़ें हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है। बाकी चलिए आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब प्रश्न आया माय डियर हर्षप्रंग डिजीज। हर्षप्रंग डिजीज या इसी को जन्मजात एगैंगिक क्लियोनिक मेगाक्लोन कहा जाता है। माय डियर होता यह है हम आपको बताते हैं। हर्षप्रंग डिजीज जो होता है या इसी को हम लोग जो है कॉन्जेनिटल, देख लीजिए, कॉन्जेनिटल एगानिलियोनिक मेगाक्लोन डिजीज कहते हैं। तो अब इसमें होता है हर्षप्रंग डिजीज में कि हर्षप्रंग डिजीज में होता है माय डियर कि मान गए जैसे यह बड़ी आंत का रोग है, समझ गए, बड़ी आंत का ये रोग है। अब होता है इसमें कि मान गए जैसे आप लोग कभी कभी देखते होइएगा कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, कि कभी कभी आप लोग देखते होइएगा कि किसी चीज़ को काट दिया जाता है, किसी सजीव चीज़ को काट दीजिएगा, पैर छोड़कर किसी जीव को काट देने से देखते होइएगा कि वह कंप्लीट अचानक से काटने के बाद जो है वह डेथ नहीं कर जाता है, उस ख़त्म नहीं हो जाता है, छटपट करता है। उसका अगर मान गए कहीं से लंगड़ी अगर कट गया है किसी जीव का, तो देखिएगा लंगड़ी उसका अलग होकर जो है कूदते रहेगा, छटपट करते रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसका जो नर्व होता है, नर्व सेल, तंत्रिका जो कोशिका है, वह जो है धीरे धीरे डेड होने लगता है, समझ गए। और जब उसका बॉडी से उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है तो वह जो है जो नर्व है वह अपना रूप दिखाता है और धीरे धीरे उसमें से प्राण निकलता है नर्व में से, समझ गए। तो नर्व हमारे बॉडी को मूवमेंट को बताता है। नर्व हमें ये भी बताता है कि हमारा हाथ पैर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो मतलब नर्व नहीं काम करेगा, तो हाथ पैर भी जिस बॉडी के पार्ट का अगर नर्व काम नहीं करेगा वह बॉडी पार्ट मूवमेंट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से हर्षप्रंग डिजीज एक जन्मजात रोग है, समझ गए। इसमें होता यह है कि जो बड़ी आंत है, क्लोन वाला जो एरिया है बड़ी आंत का, उस क्लोन वाला एरिया में कहीं भी, खासकर एनस वाले मल द्वार जो होता है ना, एनस जो रेक्टम होता है, मलाशय, जो जहाँ तक, चूँकि हम लोग जानते हैं बड़ी आंत का कनेक्शन मलाशय से ही रहता है, समझ गए, बड़ी आंत के थ्रू मल जो है मलाशय में आता है। तो होता यह है कि बड़ी आंत में जहाँ खासकर निचले एरिया जहाँ मलाशय से कनेक्ट है बड़ी आंत, उस मलाशय से ऊपर कहीं भी बड़ी आंत में जो है नर्व सेल गायब रहता है, समझ गए, नर्व सेल, तंत्रिका गायब रहता है। और जब तंत्रिका गायब रहेगा तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, काम होगा ही नहीं, निर्जीव की तरह रहेगा वो। तो फिर उसमें जो मल है वह आगे की तरफ आता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मल आगे की तरफ तभी आता है जब आंत में संकुचन होता है, समझ गए, उसमें मूवमेंट होता है, तभी जाके वह मल जो है आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है, पास होता है। और जहाँ भी सेल डेड रहेगा, नर्व नहीं रहेगा, तो वह बॉडी उस भाग काम ही नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से बड़ी आंत के जगह में, रेक्टम से ऊपर कहीं भी बड़ी आंत के कोलोन में जो नर्व होता है, नर्व अनुपस्थित हो जाता है, जन्मजात रहता है। तो विकास के कारण हो या कि विकास अवरुद्ध के कारण हो, विकास नहीं हो पाना के कारण हो, वह बड़ी आंत के कुछ एरिया में,
ठीक है ना। कुछ एरिया तक जो है नर्व सेल जो है अनुपस्थित होता है, जिसके वजह से वहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता है, निर्जीव की समान रहता है, जिससे मल आगे की तरफ नहीं जा पाता है, मीन्स मलाशय की तरफ नहीं जा पाता है, जिसके कारण इसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि मल आगे पास नहीं करेगा तो अवरुद्ध होगा ही। तो यही चीज़ें हैं, समझ गए। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक बार और बता देते हैं। देखिए कहता है यह एक समान, देख लीजिए, यह एक प्रकार का नाभिकीय अवरोध है, समझ गए। यह एक प्रकार के अम्बिलिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, समझ गए। यह बृहदान्त्र मतलब बड़ी आंत के दूरवर्ती, मतलब सबसे दूर वाला एरिया, डिस्टल कोलोन का मतलब समझ रहे हैं कि जहाँ पे रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन हो, मतलब जहाँ पे मलाशय और कोलोन आपस में मिलता हो, उस जंक्शन में जो पेशी होता है, मांसपेशी होता है, वहाँ पे तंत्रिका जो है, नर्व जो है, वह क्या हो, नर्व में कौन सा नर्व, देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए गैंग्लियन कोशिका अनुपस्थित होता है, गैंग्लियन नर्व अनुपस्थित होता है। अब जब नर्व अनुपस्थित होता है तो चूंकि जानते हैं क्रमांकुंचन गति होता है आंतों में, और इसके जरिए ही आगे की तरफ जो है भोज्य पदार्थ मल आगे जा पाता है। तो यही क्रमांकुंचन गति अभाव हो जाता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप आंत में अवरोध भी आ जाता है, और इस रोग को जन्मजात एंगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि गैंग्लियोनिक क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें एक गैंग्लियन कोशिका होता है नर्व में, जो अनुपस्थित होता है इस आंत में, जिसके कारण कोई क्रमांकुंचन गति नहीं होता है। अब जब गति नहीं होगा तो भोजन आगे कैसे जाएगा, मतलब मल वाला जो भाग है वह कैसे जाएगा मलाशय में, फिर वहाँ पे आंतरीय अवरोध हो जाता है, समझ गए ना। एक कोई घाव वो नहीं है, समझ लीजिए, एक कोई अल्सर या घाव नहीं है, समझ गए ना। यह कोई अल्सर नहीं है, बस बनावट ही ऐसा रहता है आंत का कि उसमें नर्व सप्लाई जो है नहीं हो पाता है, विकास कम होने के कारण या जो भी कारण से यह जन्मजात रोग है। तो अब गर्भ में जो भी कारण हुआ हो, उसके कारण जो है यह क्या होता है, आंत में थोड़ा दूर या कहीं भी, खासकर जहाँ पे रेक्टम से मिला हुआ आंत के भाग है, उस एरिया में जो है अनुपस्थित हो जाता है नर्व, और नर्व सप्लाई जब नहीं हो पाता है तो वहाँ काम नहीं कर पाता है आंत, फिर भोजन को या मलाशय के तरफ मल को नहीं भेज पाता है। तो यही चीज़ें जो है आपका ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन कहलाता है, ओके। या इसी को हम लोग हर्षपराग डिजीज कहते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे है। हर्षपराग रोग तब होता है जब बृहदान्त्र बड़ी आंत में जो तंत्रिका कोशिका होता है वह पूरी तरह से नहीं बन पाता है। वही चीज़ है ना कि बड़ी आंत में जो तंत्रिका न्यूरॉन्स जो होता है, जिसे नर्व सप्लाई कहते हैं, यह पूरी तरह से नहीं बन पाती है। बृहदान्त्र में नसें मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है, वही नर्व जो है मांसपेशी के संकुचन को नियंत्रित करता है, और इसमें यही नहीं उपस्थित हो पाता है जो आंत के माध्यम से भोजन को स्थानांतरित करता है। और जब मूवमेंट नहीं होगा तो मलाशय की तरफ भोजन मल जाएगा नहीं, तो आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन अवरुद्ध होगा ही, समझ गए। हर्षपराग डिजीज समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लक्षण क्या होगा माय डियर, तो लक्षण में नवजात में मिकोनियम नहीं आता। जब ऐसा प्रॉब्लम होता है ना बच्चा में, जन्मजात रोग में, तो उसमें जो पहला मल जो मिकोनियम होता है बच्चे का, वह नहीं आ पाता है, क्योंकि आएगा ही नहीं, क्योंकि आंत उसका काम ही नहीं कर रहा है। पेट में अफरा जो जन्म के 1-2 दिन बाद से बढ़ते जाता है, पेट में अफरा बनता है, समझ गया, पेट फूलने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे मल त्याग नहीं करेगा तो बढ़ेगा ही, और ये चीज़ें बढ़ते जाता है। विस्फोट के साथ गैस व मिकोनियम का बाहर आना, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान गए काम नहीं करेगा, वहाँ पे जमा होते होते विस्फोट के साथ गैस व मिकोनियम बाहर आ सकता है, समझ गए। तो यह भी जो है एक दिक्कत वाला बात है। पित्त रजित उल्टी, अब जो उल्टी होगा बच्चे के, उसमें वाइल भी होगा, वजन में कमी होगा, निर्जलीकरण होगा, क्योंकि बड़ी आंत ही जल का अवशोषण करता है, तो वहाँ पे अवशोषण नहीं हो पाएगा, तो निर्जलीकरण भी होगा, लगातार कब्ज बनेगा, अतिसार डायरिया होगा, समझ गए। तो ये सब लक्षण है जो कि आंत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वह सब इस लक्षण में होगा। निदान की बात किया जाए तो शारीरिक परीक्षण है, मल का भी जांच होगा, बेरियम एनीमा दिया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी जिसको बोलते हैं ये कराया जाता है, मलाशय रेक्टम का बायोप्सी किया जाता है, पता किया जाता है, हो गया। तो निदान हो गया। अब उपचार की बात किया जाए तो देखिए उपचार इसमें 2 स्तरीय होता है, 2 स्तर में होता है। पहला तो होता है
पहली आवश्यकता अवरोधक को हटाकर मल पदार्थों को निकासी करना है। पहला ये होता है कि सबसे पहले जो ऑब्स्ट्रक्शन बना हुआ है, जो मल नहीं पास कर रहा है, उस मल को पहले निकाला जाए। तो उसके लिए अवरोधक को हटाकर मल पदार्थों को निकासी करने के लिए टेम्परोरी कोलोस्टोमी किया जाता है। अब आपको मैं कोलोस्टोमी पढ़ा दिया हूँ कि पेट में छेद करके आंतों को जो है पेट के दीवार के साथ कनेक्ट किया जाता है और उस छिद्र से भोजन दीजिए या मल निकलता है। ठीक है, तो ये जो है निकाला जाता है अस्थायी तौर पे। पहले अवरोध को दूर किया जाता है, फिर अस्थायी उपचार के लिए बाद में शल्य क्रिया की जाती है, जो सामान्यतः 6 माह या अधिक आयु पर की जाती है। ठीक है, यहाँ पर प्रभावित कोलोन के भाग को सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है, अब कोलोन में जितना भी भाग मान गए निर्जीव टाइप से है, मतलब उसमें कोई न्यूरॉन सप्लाई नहीं है, नहीं काम कर रहा है, तो उस भाग को काट कर सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाएगा और ऊपर वाला भाग को स्ट्रेच करके नीचे वाला रेक्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही जो है आपका सर्जरी का प्रोसेस होता है, उपचार होता है। तो आपको यही हर्टस्प्रंग डिजीज 5 नंबर में पूछेगा तो बता दीजिएगा। और रही बात नर्सिंग प्रबंध की, तो नर्सिंग प्रबंध आपको खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्जरी संभव है। तो सर्जरी में पता है कि सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद भी 3 तरीका से देखभाल करते हैं एज ए नर्स, तो आपको भी ये चीज़ें करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छे, टेक केयर, बाय बाय।